यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप सभी दोस्तों का जोरदार स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग टॉप 100 एमसीक्यूज जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टारगेट है 21 मई को लेखपाल का एग्जाम होगा, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा जरूर से जरूर एक बार 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। कितना सही होगा वीडियो के अंत में जरूर सॉल्व करके बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला प्रश्न क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, तो आइए सॉल्व करते हैं। साथ में आप लोग भी कमेंट करते हुए चलेंगे। 4 से 5 सेकंड का वेट करूंगा, आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन का चूज करना है। तो आइए आप लोग चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने में पहले थे, एंड उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, या सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, या कुछ लोग कुत्तों, बिल्लियां और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। तो अब आपको बताना है फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा तथ्य कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो पहले का राइट आंसर है ए, यानी कुछ लोग कपास का उत्पादन करने में पहले थे। ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बनेगा आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे डेटा वाले यानी सन वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं क्रम लगाने के लिए। ये भी आप लोग तैयार रहिए ऐसे प्रश्नों को टैकल करने के लिए। तो बताइए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। 1296 1316, 1286 1316, 1303 1334 या 1410 से 1437। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। दूसरे का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, 1296 से 1316 राइट आंसर है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन, इन चारों ऑप्शन में कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 21 मई को लेखपाल का एग्जाम होना है। हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है। 2 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, प्ले लिस्ट बनी है। तो जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही ईजी तरीके से पहुंचती रहे। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर अटेम्प्ट करेंगे 100 प्रश्नों को, और कितना सही हो रहा है ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। तीसरा, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था भैया। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो थर्ड का राइट आंसर बनेगा बी, लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखेंगे। जो प्रश्न अति संभावित होंगे आगामी एग्जाम के लिए मैं उसको स्टार कराता चलूंगा, आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ड्रेन थ्योरी आपको पता होगा, तो आप लोग इजीली आंसर करके करिए कमेंट बॉक्स में। किसी भी मित्र का इसका गलत आंसर नहीं होना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। धन निष्कासन का सिद्धांत कह सकते हैं या धन निकासी का सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी कहते हैं, सभी दोस्तों को पता है। फोर्थ का राइट आंसर है दोस्तों ई, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बनेंगे यहाँ से, तैयार रहिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को टैकल करने के लिए। बंगाल में खाली स्थान पे आपको भरना है। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी लाल, हरा और पीला डिजाइन किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किससे संबंधित है, मॉडर्न इतिहास से, ध्यान में रखें। खिलाफत, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी, दांडी मार्च। तो 5वां का राइट आंसर सही है सी, स्वदेशी आंदोलन राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न इतिहास का। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोग इजीली पढ़िए और आप कमेंट करके बताइए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है इन चारों ऑप्शन में। अर्धसंघी संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, या लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके आप लोग बताइए। 6वीं का राइट आंसर है दोस्तों बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र राइट आंसर यही है, और ये नहीं है इसमें सुमेलित, ठीक है, राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। 7वां क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, 6वां क्वेश्चन था ये ना। 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी राइट आंसर है, हाँ बी राइट आंसर है। और हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, लगभग 21 मई को आपको एग्जाम है लेखपाल का। तो लगभग हम लोग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये लगातार तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है बहुत ही। अब जो अगला प्रैक्टिस सेट हमारा आएगा यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4, वो अब डेट और टाइम आपको बता के आएगा। जैसे ये तो आपको सॉल्व कर रहे होंगे आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को, अगला प्रैक्टिस सेट आएगा कुछ दिन बाद आएगा। इस तरीके से चीज़ों को आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चलिए। और लेक्चर भी चलता लगातार चल रहा है। जैसे 20 नंबर यूपी स्पेशल के लिए क्लासेस चल रही हैं 20 नंबर के लिए, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। जो लोअर पीसीएस एंड लेखपाल एग्जाम के लिए कवर मैं करा रहा हूँ 20 नंबर, और हिंदी का भी क्लासेस चल रहा है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्यूटर एंड इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक की क्लासेस मैं लेने वाला हूँ। बस आप लोग अच्छे से आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर बना के रखिएगा। आप लोग का सपोर्ट विश्वास रहा तो बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और आज के सेशन को लाइक शेयर कर देंगे ताकि सभी मित्र अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली का डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लें। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का, तो कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 7वीं का राइट आंसर दोस्तों ई, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप पकड़ के रखिए, इसलिए मैं ऐसे जो प्रश्न महत्वपूर्ण उसको मैं बताता चल रहा हूँ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। मतलब देखिए पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न बिल्कुल लेखपाल में पूछे जाएंगे, आप लोग तैयार रहिए। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी, इन सभी प्रश्नों को मेरे द्वारा जो ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग मैं 25 प्रैक्टिस सेट्स करा चुका हूँ। उन सभी में यह प्रश्न मैं कई बार करा चुका हूँ। तो प्रैक्टिस सेट 25 को आप लोग देख लीजिए, 5 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और अभी इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले थ्योरी क्लासेस मैं लेकर कंप्लीट कर दूं ग्राम्य समाज एवं विकास को, उसके बाद मैं प्रैक्टिस को पुनः आगे बढ़ाऊंगा। तो 8वें का राइट आंसर दोस्तों है सी राइट आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी को डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। आइए 9वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अच्छे से बने रहिए आप लोग सेशन के लास्ट तक। ये रहा 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? अब आप लोग कमेंट करके बताइए सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, तो क्या है? नेबुलर परिकल्पना, ज्वारी हाइपोथेसिस, गैसी हाइपोथेसिस या गही हाइपोथेसिस कांट। तो भैया 9 का राइट आंसर है बी, ज्वारी या हाइपोथेसिस। ये जेम्स जीन्स एंड हेराल्ड जेफरी से सही है, बाकी सभी ये गलत हैं, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पीजीटी एंड जीआईसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो मित्र अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग ऐसे प्रश्नों को टैकल करेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी दोस्तों पता है। माजुली क्या है? सही है। 10वें का राइट आंसर डी, माजुली, जो असम में है। ईजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित या निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गहन पारिस्थितिकी जिसे डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? स्टार करके रखेंगे ऐसे प्रश्नों को पहले से ही। इपिओडम, रनकियर या क्लीमेंट्स ने या अर्निस्ट नेस? तो 11 का राइट आंसर बन जाएगा डी, अर्निस्ट नेस राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन डीडीटी एक है, मतलब क्या है? डीडीटी क्या है? जैव रासायनिक प्रदूषक है, जैव अपघटनी प्रदूषक है, जैव अपघटनी प्रदूषक, अजैव अपघटनी प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर, देखिए ऐसे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए। तो 12 का राइट आंसर बन जाएगा बी, अजैव अपघटनी प्रदूषक होते हैं डीडीटी। ध्यान में, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? तो बताइए कौन सी होती है? मत्स्य की, उभयचर, स्तनधारी, कवक। 13 का राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा डी, कवक की होती है, डी राइट आंसर है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है आपको? हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इजी क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आंसर निकल के सामने आ जाएगा। राइट आंसर है ए राइट आंसर है, गलत ना करें आप सभी मित्र ऐसे प्रश्नों को। चलिए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? यूपी स्पेशल क्वेश्चन है।
यूपी का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। 15 का राइट आंसर है सी दोस्तों, महोबा राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है किसका? 16 का राइट आंसर है सी, दुधवा नेशनल पार्क। राइट आंसर है दुधवा नेशनल पार्क, 16 का राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? बस, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? कंप्यूटर से भी प्रश्न आएंगे बहुत जल्द। मैं कंप्यूटर का भी क्लास लेके आ रहा हूँ आप सभी दोस्तों के बीच, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन कर रखेंगे, ताकि जो नई वीडियो मैं लेके आऊँगा आप सभी दोस्तों के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए बहुत ईजी तरीके से। चलिए, तो बस क्या है कंप्यूटर सिस्टम में? तो बस आपका दोस्तों है क्या है? ये तारों का एक बंडल है जो विभिन्न घटकों या जो भिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर लेके जाता है, यही है बस आपका। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है फंक्शन, प्रोसेस, कंपाइलर, एरर। 18 का राइट आंसर बनेगा बी, प्रोसेस कहते हैं, बी राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाए, मतलब जो यूपी में नींबू, पता है नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? नींबू तो कहाँ उगाया जाता है? 4 ऑप्शन देखिए, कमेंट करके बताइए। 19 का ए, सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। जैसे आंवला प्रतापगढ़ के लिए है, सेब नींबू इसे कहाँ से है? सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? तो कौन सा व्यापक उद्योग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे पहले से ही। मिट्टी के बर्तन, हैंडलूम, चमड़ा, सीमेंट। तो 20 का राइट आंसर सीधा दिख रहा है हैंडलूम, बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, बरेली, मेरठ, चुनार, फिरोजाबाद। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद, इजी क्वेश्चन है, याद करके रखेंगे। सी राइट आंसर है चुनार। विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है, मतलब विंध्य प्रांत जो है उसमें मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने किस उपकरण के लिए? बॉक्साइट, सीमेंट, एल्युमिनियम, कोयला। मिर्जापुर में क्या मिलता है, कौन सा खनिज? तो 22 का राइट आंसर है बी, सीमेंट। मिर्जापुर में सीमेंट। 22 का राइट आंसर बनेगा सी, सॉरी बी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन देखेंगे। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? भैया इतिहास का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 23 का राइट आंसर है, क्या होगा कमेंट करके बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा? तो होगा सितंबर 1803 में लड़ी गई थी अलीगढ़ की लड़ाई। आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय, तृतीय, मतलब तीनों आंग्ल मराठा युद्ध, इससे संबंधित जो भी कौन से गवर्नर जनरल थे इनके शासनकाल के दौरान, इन चीज़ों को याद करके रखिएगा, प्रश्न आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? कौन? उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धन। तो बताइए, 24 का राइट आंसर ए है, रविदास राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? इंपॉर्टेंट है, टिक लिस्टा करेंगे ऐसे प्रश्नों को। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को यानी बनारस, पता है आपको, भारत का एथेंस कहा था? थेवेनाट, मनुची, टेवेलियर, बर्नियर। 25 का राइट आंसर है डी, बर्नियर ने कहा था, स्टार कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इखलास खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो भैया आपको पता होना चाहिए, गाजीपुर वाला तो आपको पता ही है, जो गाजीपुर में है, किस गवर्नर जनरल का था आपको पता ही होना चाहिए। बाकी 26 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए, डी राइट आंसर बदायूं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो देवी सिंह बुंदेला द्वारा मंदिर का नाम क्या है? तो 27 का बी है दोस्तों, शिव मंदिर ललितपुर। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? गुप्त, मौर्य, कुषाण, चोल। 28 का सी, कुषाण की, सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देवा, बाराबंकी, आला, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। मैं जो क्लासेस लगी हुई हैं शेड्यूल में अभी आज की, तो उसमें ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ, उसमें आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। यूपी स्पेशल की आर्ट एंड कल्चर में, कला एवं संस्कृति में ये प्रश्न हो चुका है। 29 का राइट आंसर बनेगा सी। आइए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? इजी क्वेश्चन है, विराह, रसिया, चैती, कजरी। 30 का राइट आंसर कजरी गाया जाता है, पता है आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है। फयाज खान, क्या क्वेश्चन है?
फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? ये भी टॉपिक आज के जो यूपी स्पेशल की जो 8वीं लेक्चर में शेड्यूल में लगी होंगी उसमें यह प्रश्न मैं करा चुका हूँ। घराना वराना संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट कर चुका हूँ, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स प्लस यूपी ट्रिपल एससी वाले प्रश्नों के साथ में। तो आप लोग जरूर देखेंगे ऐसे प्रश्न, ऐसे लेक्चर को। चलिए, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो 31 का राइट आंसर बनेगा सी, आगरा घराना। ए सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 का राइट आंसर बनेगा सी, झांसी में है, तो ध्यान में रखेंगे, झांसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 32 का सी राइट आंसर है। चलिए 36 क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन, लो भैया, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जो वुमेन पावर लाइन है WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? ये तो पता होना ही चाहिए आपको। ये चीज़ें तो आपको अवेयरनेस के लिए है, तो पता ही होना चाहिए। 1044, 105, 114, 110, 90, इन सभी को आप लोग को पता होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। 33 का राइट आंसर क्या बनेगा? 33 का राइट आंसर बनेगा डी, 1090। और एम्बुलेंस सेवा, पुलिस सेवा, इन सभी का नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भैया कभी भी इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन 1090 है, स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 का डी। चलिए 34 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच गए हैं। उत्तर उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाले विवाह किस प्रकार के विवाह कहलाते हैं भैया? ये तो विवाह से प्रश्न ही पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ाइए, इसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों के साथ होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? अनुलोम, प्रतिलोम, संयुक्त विवाह, समजाति विवाह। इजीली आप लोग बता ले जाएंगे। तो 34 का राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा? कमेंट करके बताइए। बी, प्रतिलोम, अनुलोम, समान, और इसका उल्टा हो जाएगा तो प्रतिलोम हो गया, ध्यान में रखेंगे। किस समाजशास्त्री, कमेंट करके बताइए, किस समाजशास्त्री ने, क्या प्रश्न है ये आपके सामने है, किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है? तो ऐसे थोड़े से जिनका कथन हो या वक्तव्य हो या कोई अन्य चीज़ें हों, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहा करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो क्या बनेगा? किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है? दुबे, सेन, वेटेल या मजूमदार। 35 का राइट आंसर बनेगा सी, सी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम में समाज एवं विकास से जो प्रश्न मैं 25 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया हूँ, ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कई बार प्रैक्टिस सेट में मैं करा चुका हूँ। तो जो मित्र देखेंगे उस प्रैक्टिस सेट को तो इजीली ऐसे प्रश्नों को उड़ा देंगे। 36 का राइट आंसर बनेगा सी, सी इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है लेखपाल एंड लोअर पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए। 37 तो भैया कई बार बता चुका हूँ। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत आप लोग इसका आंसर दीजिए, तुरंत। 37 का डी है, 23 दिसंबर। इजी क्वेश्चन था क्योंकि मैं करा चुका हूँ इस प्रश्न को। 37 का डी, 23 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण कौन है? 38 का डी है, मतलब मोल्ड बोल्ड हल है और मृदा खुदाल यानी सब साइलर है, डी राइट आंसर है। चलिए, ग्राम समाज संबंधी वाले प्रश्न थे ऐसे। चलिए, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? देखिए भैया, हिंदी का मैं पहला लेक्चर लिया हूँ और पहले ही लेक्चर में पत्र लेखन को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करा चुका हूँ। साथ में यूपी ट्रिपल एससी वाले प्रश्नों को भी करा चुका हूँ। तो पहला लेक्चर आप लोग जरूर देखेंगे, बहुत ही ईजी वे में पत्र लेखन को मैं कंप्लीट किया हूँ, तो इसको आप लोग जरूर लगा ले जाएंगे। 39 का राइट आंसर बनेगा व्यक्तिगत पत्र है, पर्सनल लेटर, पता है आपको, बी राइट आंसर है। चलिए 40 क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा या गृहीत स्वरों का युग्म सही है? और सेकंड लेक्चर वर्ड से आने वाले हैं, ध्यान में रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ेंगे। 40 का राइट आंसर बनेगा ई, इनमें से कोई नहीं। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हिंदी का ये क्वेश्चन है। और बताइए अर्धविराम का साइन कहाँ लगता है? तो 41 का राइट आंसर बनेगा डी, मतलब जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है वहीं पे इसकी साइन लगती है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। तिलांजलि, विभीषिका, विस्मरण, हितैषी। कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपको शुद्ध बताना है चारों ऑप्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 42 का राइट आंसर क्या है, इससे आप लोग लगा ले जाएंगे। क्या होगा?
46 का, सॉरी 42 का राइट आंसर है क्या, सी, मतलब इसमें तीन, मतलब सी, मतलब तीन विस्मरण एंड आपके हितैषी, ये दोनों राइट हैं, बाकी गलत दिया गया है। चलिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, ये वाक्य विशेषण का उदाहरण है, मतलब कौन सा इसमें एग्जाम, मतलब विशेषण, ठंडा पानी पीना चाहिए इस वाक्य में किस विशेषण का उदाहरण है, मतलब सर्वनामिक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक। ठंडा पानी पीना चाहिए, सीधा दिख रहा होगा आप लोग को, गुणवाचक है भाई, ठंडा पानी है ना, उसका क्वालिटी क्या है, ठंडा है, ठीक है, ध्यान रखिए, गुणवाचक है, इजी क्वेश्चन था। तो निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है, कृतवाच्य है, हिंदी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 44 का बी है, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, यह कर्तवाच्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम है। तद्भव तत्सम आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, और आरो यारो के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से 10-10 हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं आरो में। इसकी भी वैकेंसी बहुत जल्द दिखने को आपको मिलेगी। 2023 का फाइनल हो चुका है, आगे नई वैकेंसीज को आने वाली है, कुछ पोस्ट खाली हैं इस पर। तो 45 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 45 का बी, मयूर महिष ज्येष्ठ, ये तत्सम है, बाकी इसका तद्भव आपको पता होना चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए जिन मित्रों को पता हो, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, नेकी भलाई, तरुण किशोर, विभक्त पृथक, दीर्घकाय कृषकाय। तो दिख गया होगा आप आंसर, तो 46 का राइट आंसर बन जाएगा डी, दीर्घकाय कृषकाय। सिति, सिति एवं सित शब्द युग्म का शुद्ध शब्दार्थ विकल्प है 4 ऑप्शन में, सिति एवं सित, तो क्या होगा 47 का ए होगा। श्याम मतलब सिति मतलब श्याम, सित मतलब सफेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदग को प्राप्त समास, उदग को प्राप्त समास विग्रह में कौन सा समास है, उदग को प्राप्त समास विग्रह में कौन सा समास है, तो 48 का राइट आंसर है डी, कर्म, कर्म तत्पुरुष है। बुंदेली बोली, बुंदेली बोली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो इजी है, 49 का राइट आंसर है बी, बुंदेलखंड से जुड़ी है। चलिए 50 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, 50 प्रश्न और बचे हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, जो यूपी लेखपाल एग्जाम 2026, टारगेट है 21 मई। तो फुल प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 100 प्रश्नों के लिए, अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए, 100 प्रश्नों में कितना सही हो रहा है आप लोगों का वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। जो मित्र अभी जुड़ रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए, लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी की क्लासेस भी लगातार चल रही है, आप लोग देख सकते हैं, एक बार चैनल को विजिट करिएगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एएसके टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। टेलीग्राम को जो मित्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो भारत में लोक नृत्य के कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कैसी होती है, 50 का क्या होगा, 49 के बाद 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रशासनिक सेवा होती है, राइट आंसर है। आइए दोस्तों 51 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई है, ये करंट का क्वेश्चन है। और मैं 2026 का मंथली वाइज करंट अफेयर, क्रॉनिकल एंड दृष्टि मैगजीन को, 2 मैगजीन को मैं कवर करता हूँ एएसके टीचिंग टेबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में मई मैगजीन 2026 के लिए मंथली वाइज करंट अफेयर को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, आप लोग क्लास देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आपको जैसा कि पता भी होना चाहिए, मैं बताया भी हूँ कि जनवरी एंड फरवरी और मार्च, अप्रैल और मई, इन सभी करंट अफेयर को, मंथली वाइज करंट अफेयर को मैं कवर करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट बनी है, देख लीजिएगा। जस्ट अगली कुछ ही दिनों में या कुछ ही दिनों बाद आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर की मंथली वाइज मई करंट अफेयर को दिखने वाली है, तो बहुत जल्द मैं आप लोग के बीच लाने वाला हूँ, तैयार रहिए आप लोग। आइए देखते हैं 51 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो कौन किया है मेजबानी इसकी, 51 का राइट आंसर है बी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसका राइट आंसर था, ऊपर राइट आंसर था बी दोस्तों। जगदीश चंद्र बसु को दुनिया के पहले रेडियो वैज्ञानिक के रूप में पहचान क्यों मिली थी, पता है, जगदीश चंद्र बसु के विषय में आप लोग जानते ही होंगे। तो 52 का राइट आंसर है सी, उपग्रह भेजने के लिए मिला था। 52 का 52 का बी है, सॉरी 52 का सी है ना दोस्तों, किलोमीटर तरंगों के प्रदर्शन के लिए मिला था ना, तो ध्यान में रखेंगे, गलत हो रहा था आंसर, 52 का सी है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 53 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टाइफून, हरिकेन, चक्रवात, विली विली। तो विली विली जाना जाता है, डी राइट आंसर है। और हरिकेन, टाइफून, चक्रवात कहाँ पे क्या नाम से जाने जाते हैं, इन तीनों का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं दिख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कमेंट करिए। कह रहा है कौन सी एक्सेल सुविधा आप किसी सेल में डेटा प्रविष्ट के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे
अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सकता है। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है और कंप्यूटर्स भी कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको पता है। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। तो राइट आंसर क्या था 54 का? 54 का राइट आंसर था दोस्तों डी, डेटा सत्यापन। एस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है एमएस वर्ड में? तो 55 का राइट आंसर है डी दोस्तों, मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। होस्ट, होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? डोमेन, सब डोमेन, होस्ट नेम, टॉप लेवल डोमेन। 56 का ए इज द राइट आंसर, डोमेन कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल का एक अस्तरित सेट कौन सा है? टीसीपी आईपी, अर्पानेट है, नेटवर्क है, वैन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का। राइट आंसर क्या है 57 का? तो टीसीपी है, टीसीपी आईपी पता होना चाहिए आपको। यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है? यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है? क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने मेंशन करिए कमेंट में। 58 का राइट आंसर बनेगा बी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखिएगा ऐसे फुल फॉर्म को, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। एक तो फुल फॉर्म बिल्कुल पूछा जाता है जो बहुत चर्चित होता है एग्जाम के लिए। क्रेडिट कार्ड, देखिए क्रेडिट कार्ड से आपका फर्स्ट एंड सेकंड में भी प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, थर्ड में भी पूछ लिया है। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना लेन देन की उदाहरण किसके? ई डिजाइन, ई मनी, ई कॉमर्स, ई लर्निंग। स्टार कर लेंगे। 59 का राइट आंसर है बी, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी के थ्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए 60 क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें बताना है कौन से वीडियो का एक प्रारूप रूप नहीं है। एमसीक्यू, M4, WMV, AVI। तो सीधा दिख रहा होगा आपको, वीडियो का एक प्रारूप नहीं पूछ रहा। जो वीडियो होती है पता है आपको, 60 का ये है MSQ, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? साइबर सिक्योरिटी, साइबर कानून, साइबर एथिक्स, साइबर सेफ्टी। तो क्या है? 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सी, 61 का सी राइट आंसर, साइबर एथिक्स राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव जैसा दिखने वाला रोबोट क्या कहलाता है? हेड रोबोट, पर्सोनिट्स, ह्यूमनाइड्स, पैर वाले रोबोट। तो क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रश्नों को लेखपाल वाले तैयार रहिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए। 62 सी, ह्यूमनाइड रोबोट कहते हैं, पता है आपको। इनमें से कौन IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो कौन किया जाता है? तो AWS IoT कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी राइट आंसर है। आइए दोस्तों 64 क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। निम्नवत में से कौन एक रोम नहीं है? तो रोम कौन नहीं है कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पूछा भी गया था फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिस सेट में भी, इसमें भी बना हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो निम्नवत में से कौन एक रोम नहीं है? तो EPROM, EPROM, PROM, EPROM, EEPROM या EDPROM। तो कौन नहीं होगा भैया? कौन नहीं है? ये जी क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होंगे। 64 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 64 का डी है, डी राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिलियन है, इंटरनेट है, वर्चुअलाइजेशन है, इंटरनेटवर्किंग है। तो 65 का डी राइट आंसर होना चाहिए। हाँ, 65 का डी है, इंटरनेटवर्किंग, डी इज़ द राइट आंसर। दूध को दही में बदलने, इसे तो पहले स्टार्ट कर लीजिए आप लोग, पहले से ही, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार प्रश्न बन चुका है एग्जामों में। तो दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? लैक्टोबैसिलस, इकोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस राइजोबियम। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो दालों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, पता है। इकोलाई आपके आंत में पाया जाता है, ये भी पता होगा। बाकी लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर, 66 ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपीराइट, कॉपीराइट का संरक्षण लेखक की मृत्यु, मतलब जो कॉपीराइट होती है का संरक्षण लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहता है? लो भैया, ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार करके रखिए। कॉपीराइट जो सिस्टम है, यानी कॉपीराइट का जो संरक्षण होता है, अगर लेखक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये कितने वर्षों तक रहता है? मतलब भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। 50, 20, 70, 60 वर्ष। तो कब तक ये रहता है उसकी मृत्यु के बाद? 67 का राइट आंसर बनेगा डी, 60 वर्षों। 60 वर्षों तक कॉपीराइट की सुविधा मतलब संरक्षण बनी रहती है।
डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की बटालियन किससे गठित की गई है? देखिए ये आपदा प्रबंधन से है। अच्छा प्रश्न है, स्टार्ट कर लेंगे। 68 का डी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैप्स, ठीक है, डी राइट आंसर है। चलिए 69, भारत को निम्नलिखित कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इजीली पता होना चाहिए। 2, 3, 5, 8, मैं बता चुका हूँ कई बार। तो 69 का राइट आंसर यहाँ बनेगा सी, मतलब 5। मतलब अब तो 4 जोन में बांटा दिया, मतलब 1 और 2 को मर्ज कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, करंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 5G एंड 6G के स्वदेशी स्टैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G एंड 6G के स्वदेशी स्टैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट स्पीड, निजी कंपनियों को बढ़ावा, संचार और संरचना में रणनीतिक नियंत्रण, निर्यात। तो बताइए 70 का राइट आंसर क्या होगा? 70 का सी इज द राइट आंसर। आइए 71 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है। ब्लॉकचेन जो तकनीक का उपयोग सबसे अधिक किस में किया जाता है? ब्लॉकचेन तकनीक। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी दोस्तों के लिए तैयार रहिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। 71 का राइट आंसर बनेगा बी, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका 72, स्वामित्व योजना को स्टार करके रखिए। और मैं यूपी की महत्वपूर्ण योजनाओं को बहुत जल्द क्लास लेके आ रहा हूँ आप सभी दोस्तों के बीच। एक आप सभी दोस्तों के बीच एक मित्र हैं जो बार बार इसको अच्छे से उजागर कर रहे हैं बातों को। मैं बहुत ही जल्द उनकी ये कमिटमेंट को पूरा करने वाला हूँ। यूपी की महत्वपूर्ण योजनाओं को मैं मैटर तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्द लेक्चर आप सभी दोस्तों के बीच दिखने को मिलेगा। चलिए स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सीधा सीधा आंसर होगा 72 का सी, 24 अप्रैल 2020। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन अगला आपका, अनपरा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो इजी है। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में नरौरा पूछा गया था, तारापुर शायद पूछा गया था, इनको हो चुका है। तो अनपरा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में है? चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर। 73 बी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार करके रखेंगे। नरौरा, तारापुर ये सभी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को, जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके दक्षिणी पार्ट को, जो उसका तट है उसे क्या कहा जाता है? कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल आप लोग गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरा आशा। 74 का राइट आंसर सी है, कोरोमंडल तट कहते हैं। और पहले आप लोग देखिए, पहले ये देखिए, जो ये पहला पार्ट कोरोमंडल तट होता है, यहाँ सॉरी कोंकण तट होता है, ये कोरोमंडल है, और ये मालाबार है, ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। पूर्वी वाला कोरोमंडल और मालाबार पश्चिमी वाला, और ऊपर वाला कोरोमंडल है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करके रखिएगा। कालिद और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया? ये तो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, आज के सेशन का क्वेश्चन है। और इनके बीच मैं शॉर्ट वीडियो में 1 से 2 मिनट का वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ। काली और तीस्ता नदियों के बीच इन सभी चीज़ों को मैं बताया हूँ। वो लिंक, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, या तो टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। ट्रिक के थ्रू, बहुत ही ईजी ट्रिक के थ्रू मैं उस चीज़ को कंप्लीट किया हूँ, तो ध्यान में रखेंगे। दोआब को और दोआबों को इनको भी किया हूँ कंप्लीट। तो काली और तीस्ता की नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रखेंगे। 75 का राइट आंसर है डी, नेपाल हिमालय दिया है, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय। इनकी नदियों के बीच है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइएगा। ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? निर्वाह खेती, बायोरेमेडिएशन, उपचार, समुच्च खेती। 76 का डी, समुच्च कहा जाता है। जो सीढ़ीदार खेती होती है उसको समुच्च खेती कहते हैं, ये ध्यान में रखें, ढलानों पर की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में किसे NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 77 का ए। आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2025 में किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो 78 का ए, सुशीला कार्की। आइए आगे बढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन करंट का ही है। मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ है? 79 का सी, रोम में हुआ है। 2026 के, यानी जो भी जनवरी से लेके अभी तक जितने भी मंथ हुए हैं, लेखपाल का एग्जाम 21 मई को होगा। तो आप लोग 21 मई 10 मई तक या 10 मई तक बिल्कुल अच्छे से करंट को कंप्लीट करके रखिएगा। और मंथली वाइज करंट सीरीज को मेरे देख लीजिएगा। क्रॉनिकल एंड दृष्टि मैगजीन मैं कंप्लीट कराया हूँ, इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी 5 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे करंट से, इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, इसकी संभावना प्रबल है। तो मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट के फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? देखिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 80 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ए,
छोजिन अंगमो राइट आंसर है, छोजिन अंगमो दृष्टिबाधित महिलाएं जो माउंट एवरेस्ट को फतह की हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा मई 2025 के छत्तीसगढ़ में पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो बताइए किस शहर में की जा रही है? 81 का ए रायपुर में की जा रही है, ए इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ेंगे। 20 प्रश्न और बचे हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, जरा कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो सी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस को स्टार कर लेंगे। आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, तो बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, कुछ प्रश्नों को मैं, जैसे 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्नों में कई ऐसे प्रश्नों को मैं इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ 100 प्रश्नों में, तो मैं इसलिए उन प्रश्नों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिनकी संभावना प्रबल है 21 मई को एग्जाम में आने की। तो जो प्रश्न मैं स्टार करा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग फोकस बना के रखिएगा। और जो प्रश्न मैं आपको बताया हूँ ये महत्वपूर्ण है, इनको स्टार करके रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये मान के रखिएगा दोस्तों, जो भी एग्जाम में 21 मई की एग्जाम में इन प्रश्नों में कई प्रश्न आपको दिखने की संभावना प्रबल है। अगर आते हैं ऐसे प्रश्न, और आएंगे भी बिल्कुल, इसकी संभावना प्रबल है, तो आप लोग अन्य लोगों से प्लस में रहेंगे, इसकी संभावना प्रबल है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, आप लोग मेरी बातों को विश्वास करिए, अच्छे से फॉलो करिए, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अन्य वीडियो को पाने के लिए, अन्य प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो मित्र अभी जुड़ रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 प्रैक्टिस सेट 3। चलिए अच्छे से आगे बढ़ते हैं, और 100 प्रश्नों में किसका कितना सही हो रहा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है वीडियो के लास्ट में। किसी भी मित्र का गलत हो, कम हो, तो घबराए नहीं, यहाँ पे आप लोग सीख रहे हैं। तो अभी जो गलतियाँ करना है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के दौरान आप लोग गलत कर लीजिए। एग्जाम हॉल में गलतियाँ आपको नहीं करनी है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, परफॉर्मेंस आपका बेहतर होगा जब आप इधर सीखे होंगे। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आप हमारे साथ सीख रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए चारों ऑप्शन को पढ़ के। तो 83 का राइट आंसर है डी, मतलब उपयुक्त सभी। जवाबदेही है, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना। चलिए 83 का राइट आंसर डी है। आइए 84 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है? थोड़ा सा प्रश्न पुनः पढ़िए, क्वेश्चन अच्छा है, बस क्रिटिकल शब्दों के थ्रू आपको बुझाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है? भैया नकदी उधार अनुपात, ऋण सेवा दायित्व, तरलता समायोजन सुविधा है जिसे एसएलआर कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। सांविधिक तरलता अनुपात बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश टर्म्स आपको पता ही होना चाहिए। 84 का राइट आंसर दोस्तों है डी, मतलब यहाँ पे बनेगा सांविधिक तरलता अनुपात, डी राइट आंसर है। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। इजी क्वेश्चन है। 85 का राइट आंसर क्या है? वित्त मंत्रालय राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 प्रश्न और बचे हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट 3 में। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है तो किस में है? बोकारो, भिलाई, बनपुर, जमशेदपुर। और ये इनके सहयोग से स्थापित किए गए हैं। ये भी प्रश्न है आपको प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट या सेकंड में प्रश्न बन चुके हैं, तो आगे भी बनने की संभावना प्रबल है। 21 में भी बनने की संभावना प्रबल है, तो तैयार करके रखिएगा। और 86 का मैं आप लोग को ये भी बता दूं, डेली जो एसके टीचिंग टेम्पर का कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें लगभग 500 प्लस प्रश्न मैं करा चुका हूँ। ऑनली एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रश्न अति संभावित होते हैं आगामी एग्जाम में आने की, मैं 3 प्रश्न डेली पोस्ट करता हूँ, सॉल्व कर लिया करिए आप लोग डेली। तो भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है, तो 86 का राइट आंसर बनेगा डी, जमशेदपुर स्थित टिस्को। चलिए आगे बढ़ेंगे। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में सतत विकास लक्ष्यों को नोडल एजेंसी कौन सी है? मतलब भारत में जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, वित्त आयोग, योजना आयोग। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है जितने भी हैं वो आपको याद होने चाहिए। प्रश्न बन चुका है प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिससे क्लाइमेट, भुखमरी, जेंडर ये किस किस क्रम पे हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न डायरेक्टली क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है, और लोअर पीसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सतत विकास लक्ष्य वाले, तो ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो 87 का राइट आंसर है ए, नीति आयोग, ए इज द राइट आंसर है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे
लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सभी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? किसे? 88 का ए, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ किस आवृत्ति बैंड में काम करता है? तो बताइए, ए, बी, सी या डी, किसके थ्रू करता है भैया? कमेंट करके बताइए आप लोग। 89 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, 89 बी राइट आंसर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के थ्रू, बी राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2025 में उत्तर प्रदेश की AICTE परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 2025 में उत्तर प्रदेश की जो AICTE परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िए। सरकारी कार्यों का निजीकरण, कृषि यंत्रीकरण या स्टार्टअप या सैन्य अनुसंधान। 90 का सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ से 91 से 100 तक के जो भी प्रश्न हैं यहाँ से डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ के प्रश्न होंगे, जो 5 नंबर पाई चार्ट से और 5 प्रश्न बार से होंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उन 10 क्वेश्चन को। आप लोग आंसर सॉल्व करके बताइएगा। मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले आप लोग चार्ट को, तालिका को अच्छे से समझ लेंगे मेरे द्वारा। दी गई तालिका में वर्ष 2013 से 2017 तक के दौरान चाय के बागान द्वारा किए गए व्यय ये करोड़ में है, मतलब जो भी डेटा दिए गए हैं वो करोड़ में है, को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न को उत्तर दें 91 से 95 तक। तो पहले देख लीजिए जितने भी आइटम्स हैं इसमें। देखिए आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन करोड़ में है। सैलरी देख लीजिए, फ्यूल है, बोनस है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, टैक्सेस हैं। ईयर है 2013, 14, 15, 16, 17। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं डेटास। चलिए अब समझते हैं आगे। तालिका संदर्भ वर्ष ईयर, मदों का व्यय करोड़ में है। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर हैं इन करोड़। वेतन, सैलरी, ईंधन आदि फ्यूल हैं, बोनस हैं, इंटरेस्ट, लोन है या कर हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आइए आप प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग आंसर सॉल्व करिए, कमेंट करिएगा। किस वर्ष में कर और ऋण, किस वर्ष में कर और ऋण क्या होगा? कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लेंगे डेटास, अच्छे से इसको स्टॉप करके वीडियो को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर बताइएगा आप लोग। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तो आप लोग सॉल्व किए होंगे अच्छे से, तो आंसर निकल के आएगा 91 का बी, 2016 बी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2013-17 तक के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था? तो 2013 और 17 देखिए, 2013-17 देख लीजिए आप लोग। 13 यहाँ और 17 यहाँ, तो ये बताइए 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो 92 का राइट आंसर दोस्तों है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 वर्ष की अवधि में हुए व्यय की परास व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी? अच्छे से ऊपर वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा। 93 का राइट आंसर दोस्तों है डी राइट आंसर है। आइए 94 क्वेश्चन देखिए। पिछले वर्षों की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक थी? किस पे? 15 पे, 16 पे, 17 पे, 14 पे। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। 94 का सी, 2017 राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इसका। वर्ष 2013 से 2017 तक के ईंधन पर औसत वार्षिक व्यय तथा कार पर औसत वार्षिक व्यय का अंतर क्या होगा? बिल्कुल कटा लेंगे जोड़कर। तो 95 का राइट आंसर है दोस्तों ए। चलिए एक तो हम लोग एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब 96 से 100 के बीच में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों ग्राफ है, तो ग्राफ का अवलोकन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए जो बार ग्राफ हैं एक कंपनी में नियुक्त किए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहले ग्राफ को आप लोग बहुत ही अच्छे समझिए। समझने के बाद आंसर के लिए पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे, ग्राफ वाले को, पाई चार्ट को। अगर एक बार अच्छे से सारे डेटास को समझ लिए उसके बाद आप लोग आंसर करने में बहुत ही ईजी महसूस करेंगे। चलिए, गए मतलब हायर किए गए हैं, पदोन्नत किए गए हैं, प्रमोटेड हैं, और उससे निकाले गए ये फायर्ड है मतलब निकाले गए हैं कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े दर्शाए गए हैं। तो देख लीजिए कौन कहाँ पे मतलब हायर किए गए हैं, कौन प्रमोटेड किए गए हैं, कौन फायर किए गए हैं। फायर मतलब कंपनी से निकाल दिए गए हैं। तो एक बार डेटा देखिए, जो खाली वाला है ये हायर किए गए हैं, ये प्रमोटेड है, हल्की लाइन है, तो ये हो गया। फायर मतलब गहरी है, ब्लैक है, तो 35 है, 40 है, 45 है, 35 है, 35 है। ठीक है, ये अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। आइए आप लोग हम लोग ईयर देख सकते हैं 2001, 2002, 3, 4, 5। अब यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है
2003 में कंपनी से निकाले गए, मतलब जो फायर किए गए कर्मचारी की संख्या और 2001 में पदोन्नत प्रमोटेड किए गए कर्मचारियों की संख्या कितना अंतर है, जोड़कर घटा दीजिए। 2003 देख लीजिएगा और 2001 देख लीजिए। देखने के बाद आप लोग जोड़कर फिर घटा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 96 का राइट आंसर ए 20 है। देखिए प्रश्न बहुत ईजी होते हैं, बार ग्राफ और पाई चार्ट वाले, तो इजीली आप लोग अच्छे से पहले डेटा को समझ जाएंगे तो इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, इसकी संभावना प्रबल होती है सही होने की। चलिए आगे। 2003-2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए यानी हायर किए गए कर्मचारी की औसत संख्या और पदोन्नत प्रमोटेड किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या का अनुपात। भैया दोनों को जोड़कर भाग कर दीजिए, दोनों फिर अनुपात निकाल लीजिए। देख लीजिए किसकी बोला था उसको आप लोग अच्छे देखिए और फिर आंसर क्लिक करेंगे तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी 128 145। आइए 98 क्वेश्चन देखिए। नियुक्त किए गए, हायर किए गए और निकाले गए संबंधित उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के सिवाय कर्मचारियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसा मानकर चलिए। यदि 2001 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 500 थी तो वर्ष 2001 और 2004 के लिए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत रूप में पदोन्नत किए गए प्रमोटेड कर्मचारियों का अंतर लगभग कितना होगा। तो सीधा आंसर देखिए बताएगा 98 का ए, 98 का दोस्तों ए हो जाएगा 3%। सॉल्व करिएगा अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके। किस वर्ष में नियुक्त किए गए, मतलब हायर किए कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए हायर कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। तो देख लीजिए, तो आप लोग जब देखेंगे डेटा को तो सीधा आंसर निकल के आएगा ए 2003 राइट आंसर है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 के लिए। 2001 और 2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या निकाले गए कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना % होगा। 2001 और 2005 के बीच का जो कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं उसको जोड़ लीजिएगा, फिर भाग कर लेंगे, जोड़ लीजिएगा, फिर निकाले गए कर्मचारी में जो फायर किए गए कर्मचारियों की संख्या को जोड़कर कितना अधिक है तो उसको कर लेंगे तो इजीली आपको निकल के आएगा आंसर बी 13 है। इजी क्वेश्चन था, स्टार कर लेंगे। तो ये कंप्लीट होता है 100 प्रश्न और 100 प्रश्नों में किस मित्र का कितना सही हुआ है बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजीली तरीके से मैंने सॉल्व कराया है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को, और आप लोग कोई भी कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ लेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो जो मित्र नए थे चैनल पर बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को ऑन कर लिए होंगे ताकि जो भी नई अगला प्रैक्टिस सेट आए वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।